सो चैप्टर हम लोग कंटिन्यू करेंगे कॉन्टिनेंट्स का इवोल्यूशन। और चैप्टर काफ़ी लंबा खिंच रहा है और मतलब लेंदी हो रहा है ये चैप्टर, या शायद मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ। तो बेहतर समझने के लिए थोड़ा सा स्लो जाएंगे चलेगा, लेकिन क्वालिटी से हम लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो लेट हो रहा है तो होने दो, कुछ बिल्कुल सर पे एग्ज़ाम तो नहीं है। तो हम लोग ज़्यादा कोशिश यही करेंगे कि बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख लें, ठीक है ना। वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आगे के लिए काम आता है वो नॉलेज जो होती है, जो सही नॉलेज होती है वो ज़िंदगी में काम आएगी ही। मतलब आती ही है काम वो। ऐसा हो नहीं सकता है कि आप जो पढ़ पढ़ रहे हो वो काम ना है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब ठीक से पढ़ो, अगर अगर ठीक से पढ़ा आपने तो ज़रूर काम आता है वो, ठीक है। तो ये वाली टेबल हम लोग ने देखी थी, और इसका एवोल्यूशन हम लोग ने देखा था कि किस तरीके से कॉन्टिनेंट का ड्रिफ्ट सेकंड पॉइंट कर लिया था हम लोगों ने। आई थिंक माउंटेन बिल्डिंग पर थे हम लोग। इसकी वेगनर की थ्योरी को हम लोग शायद ये कर रहे थे, प्रूविंग कर रहे थे। हाँ, प्रोसेस कर रहे थे, उसकी थ्योरी का प्रोसेस बता रहे थे कि क्यों इतनी थ्योरीज की एलिजिबल है। वी टॉकिंग अबाउट दैट, राइट। सो चलो, माउंटेन बिल्डिंग A.G. Wegener also attempted to solve, यहाँ पर है। देखो, मैं इसको ये ज़रूर करता हूँ, एड्रेस ज़रूर करता हूँ लाइन को, इससे कि आपको दिक्कत ना हो। Of the origin of folded mountain of Tertiary period of the basis of his continental drift theory, the frontal edges of westward drifting continent blocks of North and South America were crumbled and folded against the resistance of rocks of sea floor सीमा। तो जो फ्रंट वेस्ट वॉर्ड का जो फ्रंट ब्लॉक था नॉर्थ और साउथ अमेरिका का, वो क्रम्बल्ड हो गया, मतलब एक तरह से टूट गया, फोल्ड हो गया अगेंस्ट द रेजिस्टेंस ऑफ रॉक्स ऑफ द सी फ्लोर। जो सी फ्लोर था उसके अगेंस्ट में टकरा कर वो थोड़ा सा फोल्ड हो गया, और वहाँ से माउंटेन राइज हो गए, बिल्ड हो गए। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो। जैसे ये तो पूरा सी है, समझो ये पूरा सी था ना, पैंथरशाला सी था, राइट। और इधर समझो आपका ये था पैंगवाना कह लो इसे, ठीक है। सो जब ये टूटा, टूट के जैसे ये टुकड़े हुए, कुछ टुकड़े इधर गए, कुछ टुकड़े इधर गए, तो ये जो सी है, इस सी के नीचे तो फ्लोर था, मतलब सी के नीचे ज़मीन होती है ना, सी के नीचे ज़मीन होती है ना। तो जब ये टुकड़ा इधर आकर, ऐसे आकर, ऐसे आकर, ऐसे आकर टकराया इस सी के फ्लोर से, सी के फ्लोर से, ठीक है ना, फ्लोर से नीचे ज़मीन से, तो ये वाले टुकड़े जो हो गए फोल्ड हो गए, फोल्ड हो गए। मतलब यहाँ पर आप सोचो पैसिफिक ओशियन था, ठीक है। फोल्ड होके मतलब क्रम्बल्ड हुए, मुड़े, और फोल्ड होके माउंटेन राइज हो गए। ऐसे कुछ ही कैसे टकराती है तो है ना, कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा ना, समथिंग ऊपर उठ जाएगा काइंड ऑफ। तो कुछ ऐसा ही हुआ यहाँ पर भी। सो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के क्रम्बल एंड फोल्डेड अगेंस्ट द रेजिस्टेंस ऑफ रॉक्स ऑफ सी फ्लोर, दस द वेस्टर्न cordilleras of two Americas, that is Rockies and Andes, other mountain chains associated with them were formed। तो रॉकीज और जो एंडेस है, रॉकी जो है वो आपका नॉर्थ अमेरिका में है, और जो एंडेस है वो साउथ अमेरिका में है। तो वो रॉक वो फॉर्म हो गए, ठीक है। ये देखो, यहाँ पर है रॉकी, यहाँ पे है एंडेस, ओके।
टेरी साउथ पोल, टेरी नॉर्थ पोल, ठीक है। फिर बीच में यहाँ पे इक्वेटर है, ओके। सो अल्पाइन रेंजेस ऑफ यूरेशिया वर फोल्डेड ड्यू टू इक्वेटर वॉल मूवमेंट ऑफ यूरेशिया एंड अफ्रीका टुगेदर। तो देखो भाई, जो अल्पाइन जो यूरेशिया जो ये पार्ट था ये, तो वो इधर से आके टकराया समझो एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर एक रेंज बन गई एल्पिस की, पहाड़ों की, जो यूरोप में है, ठीक है। ड्यू टू इक्वेटर वॉल मूवमेंट ऑफ यूरेशिया एंड अफ्रीका टुगेदर विद पेनिनसुलर इंडिया, इक्वेटर वॉज पासिंग थ्रू द थाई सी एट दैट टाइम। Here Wegener postulated contrasting viewpoints. According to Wegener, Sial continental blocks was floating upon Sima without any friction resistance, but during the later part of his theory, he pointed out that mountains were formed at the frontal edges of floating and drifting continent blocks due to friction and resistance offered by Sima. How could it be possible? The question remained unanswered. कि कुछ चीज़ें अनआंसर्ड थी वेगनर्स की थ्योरी में भी, क्योंकि मैप सामने हो तो ज़्यादा अच्छे समझाने में आता है मज़ा। खैर, आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू। देखो, अकॉर्डिंग टू वेगनर, सियाल कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स, जो कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स थे, वॉज फ्लोटिंग अपॉन सीमा, सीमा के ऊपर थे, है ना। सीमा जो था नीचे था, सीमा जो लेयर थी अर्थ की, उसके ऊपर सियाल है, ऊपर फ्लोट कर रहा था विदाउट एनी फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं हो रहा था दोनों के बीच में। तो रेजिस्टेंस, बट ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ दिस थ्योरी pointed out that mountains were formed at the frontal edge of floating and drifting continental blocks. माउंटेन बने वो तो कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स के फ्रिक्शन से बने, ब्लॉक आके टकराए, दो ब्लॉक आके टकराए, तो ड्यू टू फ्रिक्शन एंड रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सीमा। तो फ्रिक्शन कहाँ से मिला होगा? वो सीमा से मिला होगा, नीचे वाली लेयर से ही मिला होगा, तभी तो माउंटेन फॉर्म हुए, ठीक है ना। सो हाउ कुड it be possible? The question remains unanswered. In spite, in spite of this serious flaw in continental drift theory of Wegener, S.W. Woodridge and A.R.S. Morgan have remarked, certainly the problem of mountain building is one in which hypothesis of continental drift solve more difficulties than it creates. तो माउंटेन को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से कॉन्टिनेंटल जो ड्रिफ्ट थ्योरी थी वो कुछ डिफ़िकल्टी में आ गई माउंटेन की एक, क्योंकि माउंटेन का फॉर्म कैसे हुआ ये समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है ना। अब फोर्थ देखो, ओरिजिन आइलैंड एंड आर्क, जो आइलैंड्स होते हैं छोटे छोटे, तो वेगनर हैज़ रिलेटेड द प्रोसेस ऑफ दिस ओरिजिन ऑफ आइलैंड आर्क्स एंड फेस्टून्स, दैट इज ईस्टर्न एशिया, वेस्ट इंडीज एंड द आर्क ऑफ द सदर्न एंड tails between Tierra del Fuego and Antarctica due to different rates of continental drift. When the Asiatic bloc, part of Angara land, was moving westward, the eastern margin of this block could not keep pace with the westward moving major landmass, rather lagged behind. Consequently, the island arc and festoon consisting of Sakhalin, Curly, Japan, Philippines, etc. were formed. तो यहाँ पर जैसे ये जो पूरा था एक टुकड़ा, तो पहले दो टुकड़े हुए एक तरीके से, लाइक हेमिस्फेयर साउथ सदर्न एंड नॉर्थ। अब वो धीरे धीरे जो ड्रिफ्ट हो रहे थे, तो कुछ टुकड़े ड्रिफ्ट नहीं हो पाए, कुछ जो टुकड़े थे वहीं पे फिक्स रह गए, वो ड्रिफ्ट नहीं हो पाए उतने तरीके से। तो कुछ टुकड़े तो उधर नॉर्थ अमेरिका की तरफ चले गए, कुछ यूरेशिया हो गए, रशिया एंड एशिया, यूरोप, ठीक है ना। लेकिन कुछ जो थे टुकड़े छोटे छोटे रह गए थे, जो कि
उस बड़े पार्ट में इन्वॉल्व नहीं हो पाए। जो बड़े बड़े पार्ट थे, बड़े बड़ा जो कॉन्टिनेंट थे, ये छोटे छोटे टुकड़े इन्वॉल्व नहीं हो, मतलब वो उससे अलग हो गए, वो ड्रिफ्ट के साथ में नहीं जा पाए आगे। तो यहाँ पे जापान और फिर बाद में फिलीपींस हुआ, मलेशिया हुआ, तो इस तरीके से आइलैंड्स बन गए। ठीक है। तो कुछ पोर्शंस है ना वो जा नहीं पाया या ड्रिफ्ट नहीं हो पाया साथ में। कि कोई भी चीज़ को हम, जैसे कोई एक ऐसे देखो ना, एग्जांपल तौर पे कुछ ऐसे कोई एक ये है आटे का, गीला आटे की लोई रखी हुई, अगर आप ऐसे ड्रिफ्ट करो, खसकाओ, तो वो कुछ टुकड़े टुकड़े ऐसे चिपक भी जाएंगे, रह भी जाएंगे। ऐसा एक एग्जांपल आप समझ सकते हो माइंड में समझने के लिए कि कैसे ड्रिफ्ट हुआ होगा, कि कुछ टुकड़े रह गए होंगे और वो उसके साथ ड्रिफ्ट नहीं हो पाए। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, सी व्हेन द एशियाटिक ब्लॉक, एशिया के ब्लॉक पार्ट ऑफ अंगारा लैंड was moving westward, the eastern margin of this block could not keep pace with the westward moving major landmass. ठीक है, तो could not keep pace, वो पेस में रह नहीं पाए, उस स्पीड में रह नहीं पाए। जो बड़ा टुकड़ा ऐसे ऐसे मूव कर रहा था, वो उसमें उसके साथ नहीं रह पाए, कुछ टुकड़े वो पीछे रह गए। तो वो पीछे रह गए, टूट गए। तो कॉन्सिक्वेंटली द आइलैंड ऑक्स एंड फेस्टून कंसिस्टिंग ऑफ सिक्कालैंड, करली, जापान, ये सब है ना, जो आइलैंड छोटे छोटे बन गए। तो सिमिलरली सम पोर्शन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकास वेयर दे वर मूविंग वेस्टवर्ड, कुछ नॉर्थ और साउथ अमेरिका जो टूट के नदर हेमिस्फीयर से टूट के इधर आ रहा था, इस तरफ आ रहा था, वेस्ट साइड में आ रहा था, तो उससे भी कुछ टुकड़े बिहाइंड पीछे रह गए। और वो वेस्ट इंडीज़ और भी जो दूसरे जो अमेरिका के पास आप देखोगे, छोटे छोटे आइलैंड्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, यहाँ पे दिखाई देंगे छोटे छोटे आइलैंड। तो उसी में मतलब साथ में नहीं रह पाए, वो पेस को मेंटेन नहीं कर पाए, तो टुकड़े वहीं रह गए। मतलब अगर आप वो टुकड़े को जोड़ के देखोगे तो वो वैसा जोड़ा हुआ दिखाई देगा, वो जिगजैग, वो जिक्सॉ आपको दिखाई देगा। अब देखो ग्लेशिएशन के बारे में क्या बताया। सो देयर आर कार्बोनिफेरस में पीरियड में देयर आर सैंपल, चलो इतना बड़ा सही है। देयर आर सैंपल एविडेंसेस ऑफ डेमोन्स्ट्रेट दैट there was a large scale glaciation during Carboniferous period when Brazil, Falkland, Southern Africa, Peninsular India, Australia, Antarctica, etc. were extensively glaciated. According to Wigner, all the continental block were united together in the form of the land mass called as Pangaea. ठीक है, पैंगिया पहले बोलते थे ना, और पानी वाले पहाड़ को पैंथाशाला बोलते थे। तो साउथ पोल वॉज लोकेटेड नियर द प्रेजेंट पोजिशन ऑफ डरबन इन नेटल। जो साउथ पोल था वो अभी का जो आयरलैंड में जो डरबन है, वहाँ पर लोकेट था। वेट, साउथ पोल वॉज लोकेटेड, नहीं सॉरी, साउथ पोल वॉज लोकेटेड नियर द प्रेजेंट पोजिशन ऑफ डरबन इन नेटल। नहीं, वो जो है डरबन नहीं, ये आयरलैंड का पार्ट नहीं है। आयरलैंड आपका साउथ में चला, नॉर्थ में चला जाता है। ये डरबन आपका साउथ का पार्ट है। ठीक है, वो डरबिन है। दस साउथ पोल वॉज लोकेटेड इन द मिडल ऑफ पैंगिया। तो जो साउथ पोल था वो पैंगिया के मिडल में था, जैसे पैंगिया पूरा एक पार्ट है, तो यहाँ पर साउथ पोल पूरा था। तो कॉन्सिक्वेंटली आइस शीट माइट हैव स्प्रेड फ्रॉम साउथ पोल outward at the time of glaciation, and the offset land areas which were closer to South Pole might have been covered with thick ice sheet. At much later date, these land areas might have parted away due to disruption of Pangaea and the related continental drift. So, Glossopteris flora might have also been distributed over the aforesaid areas of these were united together. तो कुल मिला के इसमें ये बता रहे हैं कि इस टाइम जो कार्बोनिफेरस के टाइम ओवरऑल पूरा लैंड जो था वो आइस से ढका हुआ था। अब जब वो आइस धीरे धीरे पिघली और फिर ड्रिफ्ट हुआ, तो जो जो सेंटर में जो कुछ पार्ट जो जो पैंगैया का कुछ पार्ट जो था, यानी नीचे वाला पार्ट, वो इधर चला गया, और जो बीच उस तरफ सरकता हुआ चला गया। कुछ बीच वाला जो पार्ट था वो नीचे साउथ पोल में आ गया, मिडल पार्ट,
ये वाला जो पार्ट का कुछ टुकड़े नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया बन गया, ठीक है। बाद में इसके बाद एवोल्यूशन है इस थ्योरी का। इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट वेगनर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, काफ़ी बड़ी इसकी जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वेगनर की, क्योंकि इसमें माउंटेन के बारे में, आइलैंड्स के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं। बस माउंटेन का थोड़ी थ्योरी वीक है इसकी, और ड्रिफ्ट थ्योरी तो बताई है। और पहले पॉइंट में क्या बताया गया था? हाँ, फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रिफ्ट, माउंटेन बताया, आई, और ये भी बताया ग्लेशियरेशन भी बताया, ग्लेशिएशन बताया कि किस तरह बर्फ़ पिघली और फिर ड्रिफ्ट हुआ। तो ये एवोल्यूशन है। एवोल्यूशन में आपको यही बताएंगे कि पॉइंट क्रिटिसिज्म से रिलेटेड या एरर से रिलेटेड चीज़ें हर एक हाइपोथेसिस में होती है। फिर धीरे धीरे उस हाइपोथेसिस को जो नए साइंटिस्ट आते हैं उस पुरानी चीज़ को रिसर्च करके फिर नया कुछ डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। So the critics and writers who always attempted to search errors and discrepancies in the Wegener's original synthesis, and the scientists who attempted to modify, enlarge, and correct the original theory of Wegener's while retaining its basic tenet. बेसिक उसका रखा। वही हम लोग बोलते हैं ना कि सर पुरानी थ्योरी जब एरर है तो क्यों पढ़ रहे हैं। पुरानी थ्योरी का बेस मिलता है नए साइंटिस्ट को। अगर वो लिंक नहीं देगा तो नए साइंटिस्ट कुछ रिसर्च कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए पुरानी थ्योरीज जो एरर भी होती हैं हम लोगों को पढ़ना होता है। द फॉलोइंग फ्लॉज एंड डिफेक्ट्स हैव बीन pointed out by different scientists in Wegener theory of continental drift. अब देखो, अब ये क्या क्रिटिसिज्म है। द forces applied by Wegener's, that is differential gravitational force and tidal and buoyancy force, are not sufficient enough to drift the continents so apart. तो पहले इसने जो बताया था कि टाइडल फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, सन एंड मून के टाइडल फोर्स की वजह से ड्रिफ्ट हुआ पूरा पूरा कॉन्टिनेंट। तो इतना तो टाइडल फोर्स नहीं लग रहा है। मून से जो टाइडल फोर्स होता है तो थोड़ा सा पानी ऊपर आता है एक्चुअली में, लेकिन पूरा पूरा ज़मीन खसक जाना ये सफिशेंट नहीं माना जाएगा। सो द टाइडल फोर्स एज इन्वोक बाय वेगनर, थोड़ा सा बड़ा करें, हाँ, tidal force as invoked by Wegeners to account for the supposed westerly drift of the continent would need to be 10,000 million times as powerful as it is present to produce the required effect. अभी जितना है टाइडल फोर्स, जो कि पानी को थोड़ा सा ऊपर करता है ना, ड्यू टू मून्स और टाइडल फोर्स, पानी थोड़ा सा लिफ्ट होता है ओशियन का। तो अब उतना बड़ा कॉन्टिनेंट को ड्रिफ्ट कराने के लिए आज प्रेजेंट टाइम से 10,000 टाइम्स, 10,000 मिलियन टाइम्स चाहिए। इतना पावर चाहिए। इफ़ इट हैड सच ए वैल्यू इट वुड स्टॉप द अर्थ रोटेशन। जब इतना उस वक्त मान लें कि उस वक्त उतना टाइडल फोर्स था, इतना टाइडल फोर्स था, तो अर्थ का रोटेशन होता ही नहीं, अर्थ का रोटेशन रुक जाता, ठीक है ना। सो यहाँ पर जो वेगनर्स की थ्योरी थी वो थोड़ी सी वीक हुई। इफ़ इट हैड सच ए वैल्यू इट वुड स्टॉप द अर्थ रोटेशन कम्प्लीटली इन ए ईयर। सिमिलरली, ये किसने बताया वेगनर्स की थ्योरी को, जो क्रिटिसाइज़ किया वुडरिच एंड आर एस मॉर्गन ने किया, ठीक है। Similarly, the differential gravitational force and force of buoyancy are also not adequate to cause equator-ward movement of the continent. Instead of force, if so enormous, might have caused the
कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्टिनेंट नियर द इक्वेटर, तो वो भी बाकी जो फोर्स है बियोंसी और ग्रेविटेशनल फोर्स भी इनफ नहीं थे कॉन्टिनेंट को ड्रिफ्ट करने के लिए. So Wagner has described the several contrasting viewpoints. Initially, Cialic masses continent were considered by Wagner as freely floating over Sima without any friction offered by Sima. But in later parts of theory, he had described forceful resistance offered by Sima in the free movement of Cialic continent to explain the origin of mountain. पहले तो ये बताया कि सियालिक और सीमा आपस में फ्लोट कर रहे हैं, दे आर नॉट इन कांटेक्ट, फ्रिक्शन में नहीं है. लेकिन बाद में माउंटेन को एक्सप्लेन करने के लिए वेगनर ने बताया कि सीमा और सियाल के बीच में क्या हुआ, फ्रिक्शन हुआ. तो ये दो उसकी अपनी थ्योरी में ही आपस में कॉन्ट्रडिक्शन था. So moreover, it is difficult to show how Sial blocks in their passage through the Sima would crumple at their frontal edge and produce mountain. So according to Willis, no compression could be possible to form the Rockies and the Andes if the Sima is more rigid than Sial. अगर सीमा ज़्यादा रिजिड है, ज़्यादा टाइट है, तो रॉकी सर वो जो माउंटेन है कैसे राइज होंगे. बोवी हैज़ मेंटेन दैट सीमा हैज़ नो स्ट्रेंथ टू क्रम्पल सियाल टू फॉर्म माउंटेन. कि सीमा के पास इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि वो सियाल को मोड़ दे, सियाल को मोड़ के पहाड़ बना दे. ठीक है ना. इतनी मतलब अगर दो प्लेट्स हैं, दो प्लेट्स में या तो एक प्लेट इतनी पावरफुल हो कि पूरा की पूरा माउंटेन खड़ा कर दें, है ना. जैसे कि हथौड़ी से हम लोग प्लास्टिक तोड़ सकते हैं या एल्युमिनियम को मोड़ सकते हैं, क्योंकि वो लोहे की होती है हथौड़ी. ठीक है. अब जो हैमर है उसको हम या उस हैमर में जो लोहा यूज़ हुआ है, जो आयरन यूज़ हुआ है, उससे हम लोग कील मोड़ देंगे. कील क्योंकि पतली होती है, सॉफ्ट आयरन है उसमें. लेकिन अगर हैमर में जो आयरन है और सामने वाला दूसरा जिसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं कोई बड़ा सा आयरन है, बहुत ही हार्ड है, तो वो हैमर उसको टेढ़ा नहीं कर पाएगा, हैमर उसको चोट नहीं पहुंचा पाएगा, है ना. तो उसके लिए और कुछ चाहिए, हार्ड चीज़. तो किसी को भी अगर हमें क्रम्पल करना है, मोड़ना है, तो वो उससे ज़्यादा हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए. तो पूरा जो माउंटेन बन रहा है तो कैसे बन रहा है ऐसे. तो वही बताया कि सीमा इतना भी स्ट्रेंथ नहीं थी कि सियाल को मोड़ के पूरा माउंटेन खड़ा कर दे. बोथ द कोस्ट ऑफ अटलांटिक ओशियन कैन नॉट बी कम्प्लीटली रिफिटेड. Thus, the concept of juxtaposition or jigsaw fit cannot be validated. उसके बाद भी और भी काफ़ी सारी चीज़ों में एरर्स हैं या वीक हुई वेगनर्स की थ्योरी. So Wegener has not elaborated the direction and the chronological sequence of the displacement of the continent. He did not describe the situation of pre-Carboniferous time. Many questions remain unanswered, such as what kept Pangaea together till its disruption in Mesozoic era. Why did the process of continental drift not start before Mesozoic era? etc. Some writers argue that it is not fair criticism to say the pre-Carboniferous mountain building cannot be explained on Wegener's hypothesis merely because it does not develop his scheme in earlier geological times. ठीक है. तो ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारे जो एरर्स थे हमने पढ़ लिए. शुरुआत के पहले जो दो हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है, उसको अच्छे से कर लेना. ये वाला और ये वाला एग्ज़ाम में आता है, बाकी तो एग्ज़ाम में नहीं आते हैं. उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है. जैसे जैसे हम लोग थ्योरीज आगे बढ़ेंगे वो थ्योरी बहुत मजबूत होती जाती है. ठीक है. अब हम लोग पढ़ रहे हैं 5.5 प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. तो ये थ्योरी वो ड्रिफ्ट थ्योरी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थ्योरी है. ठीक है ना. ये ऐसे एवोल्यूशन, ऐसे जो थ्योरी हम लोग सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं, यानी हम लोग बहुत ज़्यादा रियलिटी की तरफ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रूविंग की तरफ जा रहे हैं कि इस तरीके से कॉन्टिनेंट बना होगा टेक्टोनिक प्लेट में फ्रिक्शन की वजह से. तो ये हम लोग नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे.
और कोशिश करेंगे कि आगे 2 लेक्चर में हम इस चैप्टर को ओवर कर देंगे, क्योंकि जो मेन जो थ्योरी है वो यहीं पर है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी है इसमें। तो इसके बाद लास्ट में प्लेट टेक्टोनिक एंड कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट, ये 2 थ्योरी हमें पढ़ना है। ठीक है, 5.6 द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एंड प्लेट टेक्टोनिक एंड कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट। तो ये 2 चीज़ें मेनली पढ़नी है हमें, मतलब मेन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पर ही वो भी थ्योरी है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी है, और लास्ट में जो हमारा जो रिसर्च है वो फ़िलहाल यहीं तक ही है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी तक ही है। ठीक है, इससे आगे अभी हम लोग ने और कुछ नया एवोल्यूशन नहीं किया है। ठीक है।